कीर्तिमान एकेडमी जीत जीत की मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस शानदार सेशन में। तो सामाजिक अध्ययन का लेक्चर 2 लेकर हाजिर हूं बच्चों आपका, जिसमें बहुविकल्पी शानदार प्रश्नों की सीरीज आज आपकी चलेगी। और आपको पता है कि जितने प्रश्न उसकी एक बेहतर व्याख्या के साथ हम आपको सारे आंसर दे रहे हैं, ताकि कहीं से भी डीएलएड वाले अगर प्रश्न को घुमाएं भी तो मेरा हर प्यारा विद्यार्थी भविष्य का मास्टर उन सवालों को हल कर ले जाए। स्टूडेंट, एक बात करो आप लोग कि जल्दी से सेशन को लाइक करिए अपने इस लेक्चर को, और अपने सभी दोस्तों तक जरा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जैसे जैसे एग्जाम की घड़ियां नजदीक हों आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज के इस शानदार लेक्चर की करते हैं शुरुआत। और जिसमें जरा आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन 1 आप सबके सामने आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो बच्चों अगर क्वेश्चन 1 आपका ये रहा बच्चों, क्वेश्चन 1 सबसे पहले आप देख रहे होंगे, हरिशेण हरिशेण किसके दरबारी कवि थे बच्चों? जल्दी से आंसर मुझे करना। अकबर, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना बच्चों। और आपके डीएलएड में कौन सा क्वेश्चन किस साल पूछा गया ये हम आपको तो बता ही रहे हैं। तो आप लोगों ने इसका आंसर किया क्या स्टूडेंट? नहीं, बहुत बढ़िया। तो नहीं है फिर देखो, अगर यहाँ बात करोगे हरिशेण, स्टूडेंट आपको याद आएगा कि हरिशेण किसके दरबारी कवि? मैं आपको बता दूं कि हरिशेण ने बच्चों एक बहुत ही बढ़िया अभिलेख लिखा था जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। बच्चों ये प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हैं। प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना इन्होंने की थी बच्चों, ये इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना हुई है चंपू शैली में। बोलो, चंपू शैली जानते हो क्या आप? चंपू शैली, चंपू शैली का मतलब बच्चों होता है ये गद्य और पद्य, गद्य और पद्य मिश्रित शैली है। इस प्रयाग प्रशस्ति में बच्चों गुप्त वंश के महान शासक समुद्र गुप्त के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी दी गई है। उसके उत्तरापथ अभियान, दक्षिणापथ अभियान, सारी चीजों की जानकारी दी गई बच्चों। आप सब लोगों को ये बात पता है, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। अगर आपके कभी डीएलएड में ये प्रश्न आ जाए कि भारत का नेपोलियन किसने कहा है बच्चों, तो एक इतिहासकार है B.A. स्मिथ, विसेंट ऑथर स्मिथ। तो बच्चों विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। किसने कहा है? विसेंट स्मिथ। मैं फिर से लिख देता हूं ताकि आप अच्छे से यहाँ पे चीज को देख पाए। विसेंट स्मिथ। अब एक बात यहां जान लो, उत्तर तो आपका क्लियर हो गया कि आपके प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला बच्चों? स्कंदगुप्त। जो भी आपने सीरीज ली है या तमाम जगहों पर आप देख रहे होंगे कि मैंने भी काल लोगों को देखा बड़े चैनल, हो सकता है आपने उन लोगों के यहाँ पे कोर्स भी खरीदा, बड़ी हड़बड़ी में लोग पढ़ा रहे। बच्चों सावधानी से पढ़िएगा, जिंदगी आपके लिए परेशान हो जाओगे। अब यहाँ जितने शासक उनका शार्ट में आप व्याख्या जानते चलिए, क्योंकि एक सवाल में कई सवाल। अकबर की बात करें बच्चों तो मुगल वंश का ये महान शासक है, आप सब जानते होंगे यह मुगल वंश का महान शासक है बच्चों। और इसके तमाम कार्यों की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि यह प्रसिद्ध है अपनी सुलह ए कुल की नीति के कारण बच्चों। यानी एक तरीके से क्या करता था, सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास करता है अकबर। चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें स्टूडेंट, तो चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक है जिसने की महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। कौन सा? महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया बच्चों। और साथ ही साथ इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह भी किया। और इसी उपलक्ष्य बच्चों राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाया, तथा 319 ईस्वी में एक संवत चलाता है जिसको कि गुप्त संवत के नाम से जानते हम लोग। बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ये भी गुप्त वंश का महानतम शासक है, और एक गुप्तों का पहला शासक है जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। बच्चों ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए आपका उत्तर हो गया समुद्रगुप्त। हम आपके अगले क्वेश्चन पर आ रहे बच्चों। सवाल है, इंडिका किसकी रचना है? आप लोग जरा इसका आंसर दो, इंडिका किसकी रचना है? तब तक मैं बता दूं बच्चों, ह्वेन सांग ने अपना जो जीवन यानी यात्रा वृत्तांत लिखा है उसका नाम है सी
यू की, जान लो ये उसकी पुस्तक है, क्या नाम है? सी यू की। ये ह्वेनसांग आप सभी बच्चे जानते होंगे, वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन के हर्षवर्धन के समय ये भारत की यात्रा पर आता है बच्चों। सम्राट हर्षवर्धन का समय 606 ईस्वी से शुरू हुआ और 647 ईस्वी तक रहा। ये सम्राट हर्षवर्धन वही बच्चों जिसने कन्नौज को भी राजधानी बना करके अपने शासन का संचालन किया, कन्नौज। अब मेगास्थनीज की बात करते हैं स्टूडेंट। तो मेगास्थनीज आप लोगों को पता है कि आपके प्रश्न का उत्तर मेगास्थनीज ही होने वाला है, क्योंकि आपको याद होगा कि 305 ईसा पूर्व की बात है। 305 ईसा पूर्व बच्चों यूनान का सम्राट है सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर, और यहां भारत में सत्ता किसके हाथ में है? चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में है। बच्चों इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ और इस युद्ध का जो परिणाम है वह चंद्रगुप्त के पक्ष में रहा, यानी ये युद्ध को क्या करता है? जीत जाता है। उसमें ये जीत जाता है, सेल्यूकस क्या होता है? पराजित हो जाता है। ये पराजित हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? विजेता है बच्चों। अब आपको पता है कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने 4 प्रांत, एरिया, हेरात वगैरह सौंपे। इनको 4 प्रांत देना पड़ा। सेल्यूकस ने अपनी एक पुत्री का विवाह भी किया किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। और साथ ही साथ अपना एक राजदूत जिसका कि नाम है मेगास्थनीज है, इसको मौर्य दरबार में बच्चों भेजा। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपने ससुर जी को निराश नहीं किया, 500 हाथी उपहार में दिया था कि ससुर जी आप भी क्या याद रखेंगे, सुनो ससुर जी। तो बच्चों याद रखना, ये हो गया आपका पूरा शानदार तरीके से व्याख्या बच्चों। तो इंडिका की रचना कौन करता है? मेगास्थनीज करता है मेरे बच्चे। और ये बड़ी शानदार किताब है, डिटेल में बात करूंगा, फटाफट उत्तर देता चलो। फाहियान बच्चों, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत में आता है। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासक के समय में 399 ईस्वी में भारत आया और 414 ईस्वी तक भारत में रहा। कौटिल्य महान व्यक्ति आप सब जानते हैं। कौटिल्य क्या है? आपका मौर्य वंश से जुड़ा है और जिसका ही एक शिष्य इतिहास के पन्नों में अमर हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कौटिल्य को हम जानते हैं कि नंद वंश का अगर इन्होंने विनाश कर दिया तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक छोटे से बालक को भारत का एक तरह से कह लीजिए पहला राजनैतिक और केंद्रीकृत सत्ता स्थापित करने वाला सम्राट भी बना दिया बच्चों, पहला ऐतिहासिक सम्राट। तो आपका उत्तर हो गया ना, इंडिका की रचना किसने किया जी? मेगास्थनीज ने किया। अगला सवाल स्टूडेंट है, ये जो चतुर्भुज मंदिर मेरे प्यारे बच्चे, चतुर्भुज कहाँ है? तो आप सब जानते हो चतुर्भुज मंदिर जो आपका है ये खजुराहो में है, चंदेलों की राजधानी हुआ करती थी। तो चतुर्भुज मंदिर का यहाँ पे कंडरिया महादेव वगैरह मंदिर, बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे बच्चों। तो ये आपका खजुराहो में है, कभी वक्त मिले तो टहल के आ जाओ। कहता है कि अगला क्वेश्चन आपका है, जो पत्र मुद्रा है इसके प्रकार क्या होते हैं? जरा आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि चेक है, हुंडी है, बांड है या उपरोक्त सभी बच्चों। अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र कह लेते हैं, से जुड़ा हुआ बहुत ही छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है। अगर आप लोग उत्तर दे दें तो बहुत ही अच्छी बात होगी बच्चों। उत्तर दिया आप लोगों ने। भाई देखिए, पत्र मुद्रा की बात करें तो चेक भी एक तरह का पत्र मुद्रा बच्चों, हुंडी भी उसी प्रकार का है, बॉन्ड भी उसी प्रकार का है। इस प्रकार से अपने इस प्रश्न का उत्तर आपको देना चाहिए कि हमारा उपरोक्त सभी यहाँ पे आंसर होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं? मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष जनसंख्या बढ़ती, बेतहाशा जनसंख्या, नो डाउट एक चैलेंज तो है। बेरोजगारी बच्चों, उससे बड़ी समस्या आज आप देख लीजिएगा, बेरोजगारी अभी मैं चर्चा करता हूँ। कृषि की दयनीय हालत। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष जो लिखी गई हैं ये सारी की सारी चुनौतियां हैं। यहाँ 2 सेकंड के बारे में हम बात कर लें स्टूडेंट। आज आप सोचिए, एक मामूली सा सिपाही का पेपर अगर आ जाए तो यहाँ पे केवल अकेले उत्तर प्रदेश से आपने देखा 30-30, 40-40 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। एसएससी जैसे एग्जामिनेशन में देखिए करोड़ में फॉर्म बच्चों फिल होने लग गए। रेलवे जैसे एग्जामिनेशन में आप देखिए लाखों लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो बेरोजगारी के क्या कहने, आप देख डालिए कि यहाँ लोगों की पूरी जवानी निकल जा रही है तैयारी करते करते बच्चों। तो दिक्कत तो है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि नौकरी नहीं मिली, नौकरी भी धुआंधार मिल रही बच्चों, जिनके अंदर आज भी टैलेंट है। अब आप ही लोग देख लीजिए,
कि आप में से कुछ बच्चे जो डीएलएड में ही क्वालीफाई करना उनको मुश्किल है। अगर आप ईमानदारी से नहीं पढ़ाई कर रहे हो तो सिलेक्शन कहाँ होगा। फिलहाल मैं तो भारत की अर्थव्यवस्था में था बच्चों। तो जनसंख्या भी आज बहुत ज्वलंत मुद्दा है भारत के सामने, बेरोजगारी और कृषि की दयनीय हालत। आप हम जिन घरों से आते हैं, खुद ही आप हमें कमेंट करके बताइए कि कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके घर में खेती की जा रही है, कितने नए बीज को आप डाल रहे हो, कितने आप एक तरीके से कह लीजिए कि खाद पानी से मुक्त रख करके फसलों को कर पा रहे हो, कितनी नकदी फसलों का आप उत्पादन कर पा रहे हो। तो लगेगा कृषि की दयनीय स्थिति। कारण कई हो सकते हैं। पहला सबसे बड़ा कारण बच्चों मनी, मुद्रा। तो जितना पैसा खेती किसानी के लिए चाहिए उतना नहीं है, उस भाव से चीजें बिक नहीं पा रही, बहुत चीजें हैं। तो कुल मिला के कृषि की जो समक्ष चुनौतियां हैं, इसमें जितनी लिखी इसके अलावा बहुत सारी हैं। फिलहाल डीएलएड वालों को उत्तर इसी में से देना था बच्चों। तो आप कहोगे जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, कृषि की दयनीय हालत, ये सब कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने एक गंभीर चुनौती है। मेरे प्यारे बच्चे, इसी पे आप लोग तत्काल हमें कमेंट करके बताओ कि वर्तमान में भारत सरकार का वित्त मंत्री कौन है। आओ तब तक हम अगले सवाल पर लेके आ जाएं। देवनागरी लिपि, आप सब लोगों को पता है कि देवनागरी लिपि है। कहता हिंदी संघ की राजभाषा हो, संविधान के किस धारा में बताया गया बच्चों। तो आप सब जानते हैं हमारी भाषा क्या है, राजभाषा हिंदी है बच्चों। लेकिन जो लिपि हम यूज करते हैं स्टूडेंट, जो लिपि हम यूज करते हैं वो कौन सी लिपि है, देवनागरी है। अच्छी बात है। मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल ये है कि राजभाषा हो, संविधान के किस अनुच्छेद में इस तरह की व्यवस्था की गई। मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का आर्टिकल है 343, 343। लोग 43 पढ़ते हैं, लेकिन आप सही शब्द पढ़िएगा 300। चूंकि आप डीएलएड के छात्र हो, लिखने को आ जाएगा तो सही लिखना 343, 343। और मेरे बच्चे इस 43 को पूरा जनमानस बोलता है 43। तो आप गलती से 43 मत बोलिएगा, दैट इज रॉन्ग वर्ड। 43 आप पढ़े लिखे हो, बाकी कौन क्या बोल रहा है उसे जाने दो। हालांकि एक शिक्षक का धर्म है सबको सही बातें बताए। तो नो डाउट यहाँ पे आपका ये काम हो जाएगा। हाँ, ये दुख आपको जरूर होगा कि वास्तव में अगर हम बात करें तो आज भी मैक्सिमम काम हमारे अंग्रेजी में होने लगे। खासतौर पे कोर्ट का काम देख लीजिए आप, रेलवे टिकट बुकिंग, कहीं पर भी आप जाओगे तो होगा। खैर, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब यहाँ पे सवाल आता है बच्चों, उत्तर प्रदेश के आप निवासी, यूपी का डीएलएड कर रहे हो, तो यूपी की राज्य भाषा कौन सी है। यूपी की राजभाषा किसी बच्चे को पता है तो बोलोगे हाँ सर। एक तो हिंदी है, मैं कहूंगा वेरी वेरी गुड बेटा। मैं पूछूंगा दूसरा, तो दूसरा मेरा हर बच्चा बता देगा उर्दू है। मैं पूछूंगा उर्दू को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, तो आप आंसर दोगे सर 1989, 1989 ईस्वी में इसको दर्जा दिया गया। तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन, हिंदी और उर्दू। इस नाते अगर कभी आप प्रयागराज महाकुंभ आए हो या आप जिस भी जिले से हो, देखो जितने सरकारी बोर्ड होंगे उसमें हिंदी के नीचे उर्दू में जरूर लिखा रहता है, क्योंकि दोनों इसकी राजभाषा। बाकी किसी और भाषा में लिखा हो तो अलग का इशू है। लेकिन देखिए यूपी में जितने भी सरकारी बोर्ड दफ्तर आप पाओगे वहां हिंदी के साथ उर्दू मस्ट है। बाकी इंग्लिश या अन्य भाषा लिखी तो अलग का इशू होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ स्टूडेंट। कहता है शिक्षा संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत है बच्चों। तो केंद्र सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची। शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर केंद्र भी अपनी तरफ से कानून बना सकता है बच्चों, और समवर्ती सूची का मतलब जिस पर राज्य, केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो शिक्षा को रखा गया हमारे संविधान वेत्ताओं के द्वारा समवर्ती सूची में। बच्चों आप सबको पता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A आपको क्या है, फंडामेंटल राइट बन गया, मौलिक अधिकार है। और जिसके अंतर्गत आपको पता है 6 से लेकर के 14 वर्ष, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के, 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई है। और बच्चों इसी तरह का कर्तव्य जो बताया गया आपके संविधान में, जो कर्तव्य हैं पहले कितने थे, फंडामेंटल ड्यूटीज 10, अब 11 हो गए बच्चों। जो 11वां है उस पे भी माता पिता के कर्तव्य बताया गया कुछ 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ने के लिए कम से कम विद्यालय भेजें। तो चलिए भाई अगले सवाल पर आ जाइए। एक बात बस, एक बार दिल से बताना ईमानदारी से, सेशन में मजा आ रहा है इस लेक्चर में या और कुछ करना है सुधार। क्योंकि इतना मैं दावे से कह सकता हूं जो यहाँ है वो कहीं नहीं। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे बच्चों, पिछले 22 वर्षों से पढ़ते पढ़ाते ऑफलाइन में एक लंबा समय रहा हूं बच्चों, और हमारे यहाँ फेंकने फांकने या कोर्स बेचने का कोई धंधा नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना और पढ़ाना है बच्चों।
मैं अपने कॉलेज और कार्यों के बीच जो समय पाता हूँ, मुझे लगता है जितनी चीज़ें मेरे पास हैं मैं आप बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूँ ताकि आप पढ़ें और आगे बढ़ें। तो मेरा कोई भी इधर-उधर का इश्यूज़ नहीं है। आपकी भी ज़िम्मेदारी है, डीएलएड करने वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, समय नहीं है, उन तक वीडियो को शेयर करिए, ये पुण्य का काम है। अगर हम घंटों बैठ के पढ़ा सकते हैं, पीपीटी बनवा सकते हैं, मैटर आपको दे सकते हैं, आपके लिए सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो आपका एक छोटा-सा दायित्व है, एक शिक्षक होने के नाते आप भावी शिक्षक हो भविष्य के, कम से कम अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दो। इसलिए वो पढ़ लें, रिवीजन कर लें, सही तरीके से कर लें बच्चों। केवल एबीसीडी उत्तर रटने से काम नहीं होने वाला, कम से कम प्रश्न का मतलब समझना चाहिए, उसकी व्याख्या करनी चाहिए। डिटेल में चीज़ें करा चुका हूँ, वक़्त बच्चों आपके एग्ज़ाम के नज़दीक है, तो प्रीवियस ईयर, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी सारी क्लासेस सभी विषयों की हम आपको करवा रहे हैं। हिंदी क्लास भी रेगुलर जा रही है, उसको देखेंगे, बहुत अच्छी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। आइए अपने अगले प्रश्न पर। उपभोक्ता जागरूकता की प्रमुख विशेषता क्या है? ये आप बच्चों को बताना है। मुझे बताओ, उपभोक्ता जागरूकता की विशेषता की बात करें, सूचनाओं को उसको ज्ञान होना चाहिए, हाँ जी। उसकी सोच तार्किक रहनी चाहिए, क्रियाशीलता रहनी चाहिए। तो आई थिंक आप एग्री करोगे, हाँ सर, इसमें तो सारी बातें सही हैं, तो बिल्कुल ठीक आंसर यही होगा स्टूडेंट। अगला बात करेंगे बच्चों पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है? तो नॉर्मली बच्चों देखो, पृथ्वी को गोलार्धों में बांटने की अगर बात करोगे तो ये जान लो कि पृथ्वी को आपका नॉर्मल में ले लेता हूं। तो बच्चों नॉर्मली हम कहते हैं कि इसको हम नॉर्थ पोल यानी एक उत्तरी गोलार्ध है और दूसरा साउथ पोल यानी दक्षिणी गोलार्ध में हम बांटते हैं। लेकिन रियल में बच्चों इसको हम 4 हिस्सों में बांट देते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। फिलहाल मैं यहाँ पे बात करूंगा, आप बच्चों को जो उत्तर देना है पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांटा गया है, तो आप ताव से एक ही उत्तर दीजिएगा, 2 गोलार्धों में पृथ्वी को बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देंगे? 2। और कैसे बांटा गया अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, प्यार से इसका डायग्राम बढ़िया सा बनाया हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये लो बच्चों, प्यार से देख लो, कभी अब नहीं भूलने वाला है। डायग्राम दिख रहा है सभी स्टूडेंट को? तो इसको एक बार ध्यान से देख लो बच्चों। और पहले भी चीज़ें मिली हैं और इसके बाद में फर्स्ट सेमेस्टर के और कोई साथी तो उसको भी शेयर कर दो। एकदम बहुत डिटेल में क्लास चलनी पूरी की पूरी बच्चों। तो ये आप अपनी पूरी अर्थ को देख पा रहे होंगे बच्चों। और ये आपका इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा, आप सभी लोग जानते हो बच्चों। और ये ऊपर का हिस्सा आपका नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। बाकी हम इसको रहने देते हैं, स्फीयर वगैरह बाद में समझा देंगे। सिर्फ हमें एक नॉर्मल जानकारी आपको देनी थी कि उत्तर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला आपका दक्षिणी गोलार्ध बच्चों, ठीक है ना? चलिए भाई, अब हम आपके अपने अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी पहले भी कर चुके हो, फिर भी एक बार जान लीजिएगा कि अगर बात करेंगे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान भारत में बच्चों, तो ये आपका है मौसिन राम। क्या है भाई? मौसिन राम, या इसे कभी-कभी बच्चों मौसिन राम लिखा रहेगा, तो आप घबराइएगा मत, एक ही बात है, मासिन राम या मौसिन राम। और ये स्थान कहाँ पर है? मेघालय बच्चों, मेघालय है। तो ठीक है, इसका आंसर हो चुका आपका। आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। अगर हम बात करेंगे हरिकेन, विली विली, टाइफून, ये क्या है बच्चों? तो आप सब जानते हो ये सारे के सारे क्या बच्चे? चक्रवात हैं। सारे के सारे ये क्या हैं? चक्रवात हैं। अगर ये चक्रवात हैं, तो ये हरिकेन चक्रवात कहाँ आता है? तो आप बोलोगे सर ये कैरोबियन सागर में आता है। कैरोबियन सागर में आता है। तो ये हो गया आपका कैरोबियन सागर, उत्तर हो गया स्टूडेंट कैरोबियन सागर। अगर हम बच्चों विली विली की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया अगर आपको जाने का मौका मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जान लीजिए ये आपका ऑस्ट्रेलिया में आने वाला चक्रवात स्टूडेंट साइक्लोन है। टाइफून की बात करें तो कोरोना वाला कंट्री यानी चाइना में बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से आप शायद अपने आंसर तक पहुंच गए होंगे। ये हमारा क्या है जी? चक्रवात है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए अगले सवाल पर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी स्टूडेंट? आप सब जानते हो जो ऑक्सीजन वो 20.9% है, जिसे लगभग में बच्चों 21% हम लोग कह देते हैं। बच्चों जो हाइड्रोजन की मात्रा है, हाइड्रोजन की मात्रा ये 0.0, हाँ थोड़ी सी इसकी मात्रा तो और भी कम है। नाइट्रोजन 78 पॉइंट से ज्यादा बच्चों, तो लगभग में हम 78% कहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड भी मेरे ख्याल में 0.03% के आसपास बच्चों हैं। तो जाहिर तौर पर आपने तय कर लिया कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाई जाती है? नाइट्रोजन।
और दूसरे नंबर पे बच्चों ऑक्सीजन है, बाकी गैसों की मात्रा बेहद कम है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? कई बार आपको बता चुका हूं कि एग्जैक्ट टाइम है इसका 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड के आसपास बच्चों। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ना होने के नाते तो जो दिया गया ऑप्शन है नियरेस्ट में आप ऑप्शन डी करोगे, यही आपका उत्तर। लेकिन एग्जैक्ट बच्चों ये होगा आपका। आपको अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आना है। तराइन का तराइन का युद्ध कब हुआ? अब यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, अगर हम तराइन का युद्ध की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात अच्छे सभी बच्चे सीख लें। तराइन का युद्ध, तराइन के युद्ध में हमें दो नाम बड़े प्यार से याद आ रहे हैं स्टूडेंट। एक नाम तो आपको एक तरफ दिखेगा, पृथ्वीराज चौहान। बच्चों ये पृथ्वीराज चौहान वही हैं जो जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम करते थे, वही वाले। तो पृथ्वीराज चौहान, और उसकी कीमत इनको चुकानी पड़ी। दूसरी तरफ बच्चों मोहम्मद मोहम्मद गोरी है। अब यहाँ पे जानिए कि वास्तव में पहला जो तराइन का युद्ध हुआ था स्टूडेंट, तराइन के युद्ध में पहला हुआ था 1191 1191 ईस्वी। इस 1191 ईस्वी का परिणाम क्या था वो आपको जानना जरूरी बच्चों। पृथ्वीराज चौहान उसमें जीत गए थे, ये विजेता है। लेकिन होता ना, जैसे आप लोगों में से कुछ बच्चे होंगे, अगर 40 आप लोग लास्ट में बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे। आज के सेशन में 30 सवाल करा रहा हूं बच्चों, तो पूरा पूरा कराऊंगा, आपकी पूरी सीरीज से एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। तो आपको यहाँ एक बात बता दूं, तो जैसे आप में से देखा होगा किसी का प्री वगैरह निकल जाए तो मार सीना उना टाइट करके चलेगा 56 इंची 58 इंची, और जश्न मनाने लग गया, पता लगा मेंस में फेल हो गया। पृथ्वीराज चौहान के साथ एक घटना घटी बच्चों, पहले युद्ध में पराजित कर दिए। उनके सामने मोहम्मद गोरी पड़ा था, चाहते थे एक तलवार उठाते और गर्दन धड़ से अलग कर देते, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना ही ना होती। खैर कोई बात नहीं। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि राजपूत कभी गिरे हुए निहत्थे पर वार नहीं करता, और एक साल ये जश्न मनाते रहे। एक साल मोहम्मद गोरी भागा, जान बचा के भागा, भगोड़ा हारा हुआ व्यक्ति एक साल तैयारी करता है। और बच्चों कहा जाता है घायल शेर की वापसी खतरनाक होती है, और 1192 में जब लौटता है तो पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। क्या उसने इनको बख्शा? बिल्कुल नहीं बख्शा। राजपाट धन धर्म सब गया, और भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना भी हो गई, जो आगे चल के सल्तनत काल के तौर पर परिवर्तित होगी। तो फिलहाल तराइन के प्रथम युद्ध का विजेता ये पृथ्वीराज चौहान है, और मोहम्मद गोरी इस युद्ध में क्या हुआ? पराजित हो गया। लेकिन बच्चों 1192 का जो तराइन का युद्ध है, 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान उसमें क्या होते हैं बच्चों? पराजित हो जाते हैं, और यहाँ पे काम खत्म हो गया। 1194 का युद्ध बच्चों चंदावर का युद्ध है। आगे हम चल के अगर सवाल आए तो बताएंगे। यह चंदावर का युद्ध है बच्चों, और चंदावर के युद्ध में एक तरफ मोहम्मद गोरी है, दूसरी तरफ राजा जयचंद हैं, और राजा जयचंद इसमें पराजित होते हैं। ये राजा जयचंद वही जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान की कोई मदद नहीं थी, दुश्मनी का कारण वही था कि पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी संजोगिता से प्रेम कर रहे थे बच्चों, और इसी नाते वो नाराज थे और उन्होंने हेल्प नहीं की। उनको लगा मोहम्मद गोरी चला जाएगा, हमारा बाल भी बांका नहीं होगा, लेकिन ये भी मारे गए बेमौत, राजा जयचंद। उत्तर क्या हुआ? 1191। इस वाले प्रश्न का आंसर होगा बच्चों तराइन का युद्ध। जब कहेगा कंफर्म नहीं करेगा तो आप पहले युद्ध की तरफ जाओगे, 1191 उत्तर दोगे। अगले सवाल बच्चों क्लियर कर दिया उसने। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? तो आप सबको पता है कि 1191 में युद्ध हुआ बच्चों, और इस युद्ध में अभी अभी हमने बताया है, इस युद्ध का जो विजेता है पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध का विजेता कौन है? पृथ्वीराज चौहान। और 1192 का तराइन का जो युद्ध है, इसमें विजेता कौन है? इसमें विजेता है मोहम्मद गोरी या गौरी। मोहम्मद गोरी इस युद्ध का विजेता है। 1194 का युद्ध हमने बताया था बच्चों, ये है आपका चंदावर का युद्ध। और ये जो चंदावर का युद्ध है हमने आपको बताया था बच्चों, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। यहाँ का विजेता भी आपको मोहम्मद गोरी मिलेगा, और राजा जयचंद यहाँ पराजित होते हैं और मार दिए जाते हैं। चलिए भाई अगले सवाल पर आओ। गुलाम वंश का पहला सुल्तान कौन है? कहा जाता है कि गुलाम वंश की स्थापना का रास्ता उसी दिन खुल गया
जिस दिन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया, यानी 1191। क्योंकि मेरे बच्चों आप सब जानते हैं कि जो मोहम्मद गोरी है, मोहम्मद गोरी एक आक्रमणकारी है जो भारत में आता है। बच्चों आप सबको पता है कि भारत पर आक्रमण सबसे पहले अरबों का आया, मोहम्मद बिन कासिम का सफल आक्रमण रहा, फिर महमूद गजनवी का आया, उसके बाद मोहम्मद गोरी का बड़ा अटैक होता है। तो मोहम्मद गोरी का दास है, मोहम्मद गोरी का दास या गुलाम, दास या गुलाम कौन है बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक है। उसके कई दास थे, कुतुबुद्दीन ऐबक है, एल्दौज है, नासिरुद्दीन कुबाचा है। तो यहाँ पे गुलाम वंश की बात है, तो बच्चों इनका दास कौन है? कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। स्टूडेंट ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात जो भारत वाला हिस्सा है उस पर ये आकर के क्या, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने कहा था, क्योंकि मोहम्मद गोरी निसंतान था बच्चों, इसकी कोई संतान नहीं थी, यह निसंतान था, फिर भी इतना लालची था, ये निसंतान था। तो इसने कहा था मेरे दास ही मेरी संतान हैं। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात भारत का उसका जो विजित वाला एरिया था उस पर अपने आप को स्वाभाविक अधिकारी कौन समझता था? कुतुबुद्दीन ऐबक बच्चों। इसी नाते 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी और 1210 ईस्वी में घोड़े पर ही चौगान खेल रहा था, गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो सवाल ये बच्चों की गुलाम वंश का पहला सुल्तान कौन होगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। ठीक है ना बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। बाकी सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह बैठा, आराम शाह के बाद बच्चों इल्तुतमिश आ गया, इल्तुतमिश मासूद का बेटा रुकनुद्दीन फिरोज आया, रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया आती है, रजिया के बाद बच्चों कौन आएगा? अलाउद्दीन बहराम शाह आएगा। इस तरीके से शासन सत्ता आगे बढ़ते चली जाएगी और लास्ट में फिर कौन आएगा? बलबन आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बच्चों, रजिया सुल्तान इसकी बेटी है और मुगल काल की एकमात्र महिला शासक है। बलबन बच्चों आगे चल के बलबनी वंश की स्थापना करेगा और एक शानदार शासन सत्ता का संचालन करेगा। सिजदा, पायबोश, ईरानी त्योहार नवरोज को मनाने का काम कौन करेगा? बलबन। बच्चों ज्यादा तो नहीं हो रहा ना, मैं इस नाते समझा रहा हूँ चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चों विश्व की सबसे लंबी नदी शब्द का प्रयोग किया गया, क्या मेरे शेर उत्तर देना चाहते हैं? सभी को उत्तर आएगा सर नील नदी है। सबसे बड़ी नदी बच्चों, तब आप उत्तर अमेजन दोगे, अमेजन, पता है ना सबको? हाँ, यहाँ अमेजन फ्लिपकार्ट नहीं, अमेजन नदी की बात कर रहा हूँ। तो नील नदी आपकी, और नील नदी आप सभी जानते हैं कहाँ पर है? मिस्र में। तो नील नदी आपका उत्तर हो गई। अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे, सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल ये पूछ रहे हैं, तो अगर आप लोग पता हो बता दो। सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल इनमें से किसको आप लोग चुनने वाले, जल्दी से बता दो। सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल क्या देंगे? स्ट्रॉम्बली, स्ट्रॉम्बली देंगे। स्टूडेंट अगर हम स्ट्रॉम्बली शब्द की बात करें तो स्ट्रॉम्बली शब्द इसे कहा जाता है भूमध्य, भूमध्य सागर का प्रकाश, भूमध्य सागर का प्रकाश, इसे भी जानते रहो। ये हो गया बच्चों भूमध्य सागर का प्रकाश। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण आपका क्या हो गया जी? स्ट्रॉम्बली हो गया। ठीक है, चलिए भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो बच्चों। अगला है समानता का अधिकार का जिक्र किस अनुच्छेद में बच्चों? तो भारतीय संविधान अगर आपने पढ़ा है तो आप लोग बोलोगे सर समानता के अधिकार का जिक्र भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से लेके 18 के बीच में किया गया। स्टूडेंट 14 से लेके 18 ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार बच्चों। तो इस नाते इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हम चुन लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब बाकी आप तो सभी जानते होंगे। अगर यहाँ थोड़ा सा बात करोगे तो आर्टिकल 14 की बात करो, अगर अनुच्छेद 14 की बात कर ले बच्चों, 14 ले लो, 15, 16, 17 और 18। अगर कोई पूछ दिया कुल कितने अनुच्छेद हैं, कितने बताओगे? 2, 3, 5। कुल ये कितने अनुच्छेद बच्चों? 5। आर्ट में लिख रहा हूँ, आर्ट का मतलब आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब हिंदी में होता है अनुच्छेद। भारतीय संविधान में अनुच्छेद है बच्चों ना, वही वाला। देखो अनुच्छेद 14 में बच्चों अवसर की समता है, यानी यहाँ पे एक तरह से हम क्या बात करेंगे? समानता, अवसर की समता लिख देता हूँ सिर्फ, या समानता शब्द लिख देता हूँ। 15 में जाति, धर्म, मूल निवास इत्यादि पर, यानी किसी भी प्रकार का यहाँ विभेद को मना किया गया बच्चों। साथ ही साथ मूल वंश, लिंग इत्यादि के आधार पर यहाँ पे अवसरों में जो मौके बच्चों
अवसरों में समता की बात की गई, अवसरों में समता की बात की गई स्टूडेंट। 17 बच्चों किसी प्रकार की जो अस्पृश्यता, छुआछूत कह लो, छुआछूत, छुआछूत का अंत किया गया, यहाँ पे अस्पृश्यता का अंत किया गया। और 18 बच्चों किसी भी प्रकार की जो उपाधियां हैं बच्चों, इसमें उपाधियों का अंत किया गया, लेकिन उसमें सैनिक और आपकी जो शिक्षा है, आप पढ़ाई कर रहे हो, डीएलएड की उपाधि लोगे ना, इसका बैन नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जो सैनिक उपाधियां हैं और प्लस जो एजुकेशनल हैं, शिक्षा वाली, इनको छोड़ करके ही सारी उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, चलिए भाई अपने अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। लिखा है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। बच्चों अजमेर शरीफ, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, तो याद रखना अजमेर में जिस सूफी संत की दरगाह है उनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बड़े फेमस संत रहे बच्चों। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक ऐसे संत रहे हैं जिनकी दरगाह पर संतान की चाहत में यात्रा करने वालों में तुगलक वंश का शासक बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक यम्बीटी है, और मुगल वंश का शासक अकबर है। संतान की चाहत में बच्चों अकबर नंगे पांव अजमेर शरीफ की यात्रा किया था, दिल्ली से अजमेर शरीफ तक की यात्रा उसने किया था। हालांकि बाद में बच्चों शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर के बेटे सलीम अकबर के बेटे सलीम यानी जहांगीर का जन्म होता है। जहांगीर का जन्म हुआ। इस जहांगीर को अकबर बड़े प्यार से शेखो बाबा कह के पुकारता था, शेखो बाबा कह के पुकारता था। ठीक है स्टूडेंट, और ये भी जान लेना कि जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था। कभी अगर प्रश्न आ जाए तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह यानी उनकी खानकाह में ही हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। खैर आपका उत्तर हो गया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मेरे ख्वाजा। अब आजा अगले सवाल पे। बैंक ड्राफ्ट क्या है बच्चों। बैंक ड्राफ्ट वगैरह तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। बैंक ड्राफ्ट तो ये होता है बच्चों साख मुद्रा होती है, तो बैंक ड्राफ्ट क्या है, साख मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा। महमूद गजनबी नाम सुना होगा। महमूद गजनबी के सोमनाथ मंदिर पर अटैक कब किया। बच्चों एक इतिहासकार इलियट महोदय ने बताया है कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, 17 बार इसने आक्रमण किया था। महमूद गजनवी दुनिया का पहला व्यक्ति जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। खैर ये अगर हम बात करें एक जो इसका भारत में अटैक है ना, भारत में अटैक बच्चों उसने लगभग 1000 ईस्वी में स्टार्ट किया और 1027 ईस्वी तक लगातार वो बार बार आता रहा। कभी 1001 में आया, कभी 2 में आया, 18 में, 17 में, कुछ तो बड़े ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले हम अपने इस प्रश्न का उत्तर दे दें। तो 1025-26 में माना जाता है किसने सोमनाथ मंदिर पर लूटपाट भयंकर की और अपार संपत्ति लूट कर ले गया। ये जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, सार्ट में आप सभी लोग जानते हैं इसको कहा जाता है जीटी रोड। वास्तव में बच्चों जीटी रोड का जो निर्माण कराया सूर वंश के शासक, आप सबको पता होगा, नाम है शेर शाह सूरी। नाम सुना बच्चों, ये वही शेर शाह सूरी है बच्चों जिसने हुमायूं, हुमायूं का मतलब होता है भाग्यवादी, इनके भाग्य का ही अंत कर दिया, जिसने हुमायूं को पराजित किया 1540 ईस्वी में और भारत में क्या किया, पहले अफगान वंश की स्थापना कर दी। भारत में पहले अफगान वंश की स्थापना किया बच्चों। और शेर शाह सूरी का जो शासन काल था 1540 से लेके 1545 में बच्चों, ग्वालियर पर आक्रमण के समय किला तो इसने जीत लिया, लेकिन ये गोला इसके ऊपर आके गिरा, ये घायल हुआ और अंततः इसकी डेथ हो जाती है। फिलहाल शेर शाह सूरी ने ही बच्चों जीटी रोड का निर्माण कराया, यानी ग्रांड ट्रंक रोड। चलिए भाई अपने अगले प्रश्न की तरफ आ जाओ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। पीछे अभी अभी जस्ट बता के आया हूं कि गुप्त वंश के महान सम्राट समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनको भारत का नेपोलियन कहा किसने है, तो अभी हमने बताया था कि V.A. स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा है। क्यों, ये चीजें आपको हमने पढ़ाई है डिटेल में। तो चलिए भाई अब उत्तर देते हुए हम आगे बढ़ जाने वाले हैं। V.A. स्मिथ। बच्चों अगला सवाल है, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी। अभी पीछे भी हम लोगों ने सवाल को हल किया, नाइट्रोजन लगभग 78% स्टूडेंट। तो एक सेकंड रुके बगैर इस प्रश्न का उत्तर दे दो। चलो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरा दे देना। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है।
भाई संगमरमर कैसी है? रूपांतरित चट्टान। स्लेट कैसी है? रूपांतरित चट्टान। बता दो क्वार्टजाइट कैसी चट्टान है? ग्रेनाइट कैसी है? अगर आप में से कोई बता सके तो जल्दी से बता दो भाई, किसी ने बताया है? क्वार्टजाइट, ये बच्चों क्वार्टजाइट है, क्वार्टजाइट। तो क्वार्टजाइट ये भी कैसी बच्चों? तो ये सारी की सारी आपकी जो तीनों है ना, ये रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण बच्चों, चट्टानों के। तो फिर सवाल है कि फिर उत्तर क्या होगा सर? तो मैं बताऊंगा मेरे प्यारे प्यारे भविष्य के मास्टर लोग, उत्तर आपका ग्रेनाइट होगा। ग्रेनाइट कैसी चट्टान बच्चों? तो आप बोलो सर ये आग्नेय चट्टान है। कैसी है जी? आग्नेय चट्टान है। ये आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट करना है स्टूडेंट। मोहम्मद बिन तुगलक नाम सुना होगा, यही है एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ की? दिल्ली से। तो बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद कहाँ पे है बच्चों? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो दिल्ली से दौलताबाद बच्चों इसने स्थानांतरित कर दी और ये घटना 1326-27 ईस्वी के आसपास की है। 1326-27 में इसने राजधानी का परिवर्तन किया दिल्ली से दौलताबाद। अब यह हालांकि इसकी योजना क्या थी? असफल रही थी। बहुत ही शानदार शासक, कभी इसके बारे में बड़ा डिटेल बताएंगे। वैसे आपने भी पढ़ा होगा कि अपने समय का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ये सुल्तान था, फिर भी इसकी एक भी योजना सफल नहीं हुई। आपके मन में तरह-तरह के सवाल आएँगे, क्या पढ़े लिखे की योजनाएँ सफल नहीं होती? मोहम्मद बिन तुगलक ओवर कॉन्फिडेंस था, या समय के साथ नहीं चल पाया, या फिर उसने इतिहास से कुछ सीखा नहीं? तो बहुत कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि मोहम्मद तुगलक की योजनाएँ बड़ी शानदार थी बच्चों। उससे पहले भी लोगों ने ना राजधानी का परिवर्तन किया था। आप हर्यंग वंश में चले जाइए, उदय ने राजधानी का परिवर्तन किया बच्चों। कुषाण वंश शासक कनिष्क ने 2-2 राजधानियाँ रखी थीं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पास 2-2 राजधानियाँ थीं। तो मोहम्मद आगे की तो बात ही छोड़ दो आप। तो ऐसा लगता है मोहम्मद तुगलक ने कुछ सीखा नहीं। खैर कोई बात नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद। अभी बताऊंगा, बड़ा रोचक प्रश्न। बच्चों ये है आपका अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश आप जानते होंगे, अश्व अक्षांश या घोड़े का अक्षांश, या घोड़े का अक्षांश, याद आया कुछ? बहुत बढ़िया। बच्चों ये आपका 30 डिग्री को शो करता है। पहले के जो व्यापारी थे जब समुद्र में आ जा रहे थे वो 30 डिग्री के आसपास की बात बच्चों। तो वहाँ पे क्या होता है, नाव में आज की तरह तमाम टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जब वज़न बढ़ता था अपनी सुरक्षा के लिए और कुछ घोड़ों को बचाने के लिए, माल को बचाने के लिए, जो समुद्री व्यापारी थे कुछ घोड़ों को उठा कर के क्या करते थे, समुद्र में फेंक दिया करते थे। नाव का वज़न थोड़ा हल्का होता था, लोग चले आते थे। तो उसी नाते उसका नाम हो गया अश्व अक्षांश या घोड़े का अक्षांश। हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका गल्फ स्ट्रीम क्या है बच्चों? आपको उत्तर देना है कि गल्फ स्ट्रीम क्या? खाड़ी में एक नदी है, महासागरीय धारा है, जेट स्ट्रीम का धारा है, या ध्रुवीय धारा? बच्चों ये 2020 के आपके डीएलएड में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग अगर चाहें तो हमें उत्तर दे दीजिएगा। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है, आप सबको अच्छे से पता है ना? ये क्या है? महासागरीय धारा है। मेरे भाई अगले सवाल पर आ जाओ बच्चों। आज के सेशन का अंतिम सवाल बच्चों, इसके आगे हम आपकी क्लास को कंटिन्यू रखने वाले हैं, पूरे के पूरे सवाल कराएंगे स्टूडेंट। लेकिन आपकी जिम्मेदारी कि इस सेशन को, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों से ज़बरदस्त शेयर करिए, ताकि जब आधी से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिलेगा तो थोड़ा सा खुशी होती है। जो मेहनत की गई उसका मेहनत का लाभ सभी बच्चों को मिला बच्चों। सम्राट अशोक, सम्राट अशोक के जो पिता थे बच्चों उनका नाम क्या है? बिंदुसार है। सम्राट अशोक के फादर का नाम क्या है? बिंदुसार है। क्योंकि आप सबको पता है जो मौर्य वंश है, अगर हम मौर्य वंश की बात करें स्टूडेंट, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखो। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन बच्चों? आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? नंद वंश का पतन कर दिया, नाश कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य बच्चों। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा मौर्य वंश की गद्दी पर बिंदुसार बैठता है। बिंदुसार के बारे में कह सकते हो, सुई के नोक के बराबर भी इसने मौर्य साम्राज्य में जमीन ना तो जोड़ा और ना ही घटने दिया।
बड़ी पुरानी कहावत आपने सुनी होगी कि अगर पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। बिंदुसार पर ये बात बिल्कुल फिट बैठती है कि कम से कम सपूत था, अगर इसने पिता की प्रॉपर्टी को बढ़ाया नहीं तो 1 भी इंच इसने घटने भी नहीं। इतिहास के पन्नों में वो एक ऐतिहासिक सम्राट इंतजार कर रहा था, कौन है? सम्राट अशोक। बच्चों इसके बाद बिंदुसार का बेटा कौन है? अशोक है। वो आपको पता है कि अशोक के साथ महान शब्द ना बोला जाए तो अपने आप में बात अधूरी हो जाती है। तो इसके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? अशोक। हालांकि बिंदुसार का जो बड़ा बेटा था, बिंदुसार का बड़ा बेटा था बच्चों, कभी प्रश्न आ जाएगा डीएलएड में, बिंदुसार का बड़ा पुत्र कौन था? तो नाम लिख लोगे, सुसीम। क्या है नाम? सुसीम है। बाकी उत्तराधिकार का युद्ध या चंड अशोक की बात हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर उत्तर आपका क्या आएगा? अशोक। और अशोक ने अपने पूरे जीवन काल में एक ही युद्ध लड़ा, और वो कौन सा युद्ध है? कलिंग का युद्ध है बच्चों। और ये जो कलिंग का युद्ध है 261 ईसा पूर्व में 261 बीसी में उसने लड़ा, और इसके बाद अशोक ने कोई भी युद्ध अपने जीवन में नहीं लड़ा। तो कह सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो एक विस्तृत साम्राज्य सौंपा था, उसमें कलिंग युद्ध के सिवाय अशोक ने भी कुछ भी एक्स्ट्रा प्लस नहीं किया। खैर कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आज के सेशन को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा, और हमारी आपकी मुलाकात होगी फिर कल आपकी क्लास में। और हिंदी की भी आपकी पूरी की पूरी क्लास रेगुलर जा रही बच्चों, मैथ की भी क्लास आपकी जा रही, सामाजिक अध्ययन की जा रही, बाकी जो कुछ आपका बचा है या आपको कुछ पढ़ना है वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, वो क्लासेज आप तक बेहतरीन रूप में पहुंच जाएंगी। तो आज के सेशन करते हैं समाप्त। आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।